हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयकरण सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं सॉइल लिक्विफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक। तो जैसा कि एज अ सिविल इंजीनियर आप जानते हैं, सॉइल मैकेनिक्स, जियोटेक इंजीनियरिंग जो भी आप पढ़ते हैं, तो उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सॉइल लिक्विफिकेशन। तो सॉइल लिक्विफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, मतलब क्या उसका कारण होता है, रीज़न होता है, और टेक्निकली जाएँ तो जैसे हम समझ लेते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक आने पे ऐसा सॉइल में क्या होता है कि वो लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विफिकेशन हो जाता है उसमें। तो यहाँ पे हम डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे सॉइल लिक्विफिकेशन का। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो अंत में होगा उसमें मैं आपको आपके इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे हम कि एक्चुअली ऐसा क्या होता है अर्थक्वेक आने पे कि सॉइल में आपका लिक्विफिकेशन का इफेक्ट आता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें जो आपका एज अ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो आप समझेंगे वो मैं आपको वीडियो के एंड तक समझाऊंगा। तो जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए मैंने आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए छोटा सा क्लिप है, तो जिसमें आप समझेंगे। तो जैसे आप देखें इस वीडियो में, तो इसमें आपको दिखेगा कि एक जार लिया गया है। इस जार में मैंने सबसे पहले क्या डाला था, पानी के बाद इसमें हमने सैंड फिल की, और सैंड फिल करने के बाद जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये क्या है, जैसे सुपर स्ट्रक्चर हो गया, ये कुछ कार या अदर छोटा स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा आप मान सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिए क्या होगा, अब अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थोड़ा बहुत सुना होगा कि जब दो लैंड मास टकराते हैं तो उसमें से वेब्स निकलती हैं, एस वेब्स निकलती हैं। तो वो जब आपके सरफेस पे आती हैं, अर्थ सरफेस पे, तो फिर आपको वाइब्रेशन फील होता है। तो उस दौरान क्या होता है, तो जैसे बिल्डिंग टिल्ट हो जाती है, रोड धंस जाती हैं, तो ये अर्थक्वेक का इफेक्ट होता है। तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आगे, सॉरी। तो अब देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देखें वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं। अब इस वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से देखिए क्या होगा, तो ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि सॉइल में डिफॉर्मेशन। अब इस डिफॉर्मेशन से देखिए क्या हो रहा है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, टिल्ट। ये देखिए स्ट्रक्चर टिल्ट। तो ऐसे ही जब अर्थक्वेक आता है तो आप देख सकते हैं, देखिए तो ये क्या हुआ। अब ये डिपेंड होता है कि अर्थक्वेक कितना तेज आया, कितने देरी के लिए आया, तो उस हिसाब से डिफॉर्मेशन। तो ये ऐसा आपका टिल्ट हो गया स्ट्रक्चर। ये देखिए स्ट्रक्चर सॉइल। तो सॉइल में क्या हुआ, वीकनेस आ गई या सॉइल की स्ट्रेंथ कम हो गई अर्थक्वेक आने की वजह से, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर टिल्ट हो गया। तो जैसा कि जब अब आप देख सकते हैं अर्थक्वेक आता है तो ये देखिए बिल्डिंग ऐसे टिल्ट हो जाती हैं, रोड ऐसे धंस जाती है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि ये क्या होता है, ये होता है सॉइल लिक्विफिकेशन। क्लियर। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि इसमें टेक्निकली या जो होता क्या है कि अर्थक्वेक आता है तो सॉइल में जब ऐसा क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर टिल्ट होता है या आपका जो रोड होता है उसमें सेटलमेंट इतना होता है कि वो डिफॉर्म ही कर जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसका टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सॉइल लिक्विफिकेशन का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है कि एक्चुअली अर्थक्वेक आने पे सॉइल में ऐसा क्या होता है, क्या हर टाइप की सॉइल में होगा, किस टाइप की सॉइल में होगा। ये सारे जो हमारे दिमाग में डाउट चलते हैं और यही आपके एग्ज़ाम में, कई एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा सॉइल लिक्विफिकेशन का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, वीडियो क्लिप में बताया, इमेजेस में बताया। अब ये होता कहाँ है, तो सॉइल लिक्विफिकेशन जनरली होता है लूज सैचुरेटेड सैंड में। अब लूज सैचुरेटेड सैंड में क्या होता है, तो लूज सैचुरेटेड सैंड क्या होता है, जिसमें वॉइड्स थोड़ा ज़्यादा हो, वॉइड्स पार्टिकल दूर दूर हों। तो जब उस पर लोड लगता है तो पार्टिकल क्या करेगा, क्लोज आने की कोशिश। क्लोज आना मतलब कि वहाँ टेंडेंसी रहेगी वॉल्यूम डिक्रीज की, पार्टिकल क्लोज आएगा, कंप्रेस होगा। अब सॉइल अगर सैचुरेट होगा तो ऐसे में क्या होगा कि वो कंप्रेस होने पे क्या करेगा, पानी को प्रेशराइज करेगा। तो नॉर्मली जैसे आप देखते हैं कि जनरल कंडीशंस या नॉर्मल कंडीशंस में, अर्थक्वेक के बिना की बात कर रहा हूँ मैं, अर्थक्वेक नहीं, अर्थक्वेक थोड़ी ना डेली आता है। तो जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उन कंडीशन में जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक माना जाता है, जिसको आप पीजियोमीटर लगा के मेजर करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बड़ा आसान होता है, ठीक है। लेकिन जब इस पे आती है लोडिंग, और लोडिंग कैसी आ रही है, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक को मानते हैं सडन और बहुत तेज रैपिड लोडिंग। तो जब भी बहुत ही सडन और रैपिड लोडिंग आती है तो सेंड हो जाता है अनड्रेन्ड। अब यहाँ एक डाउट आ जाता है, व्हाट इज अनड्रेन्ड कंडीशन। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा बता दूँ, दो प्रकार की कंडीशन होती है, एक होता है ड्रेन्ड और एक होता है अनड्रेन्ड।
तो जब रेट ऑफ लोडिंग बहुत तेज हो, सॉइल पे बहुत तेजी से लोड लग रहा हो, और जो ड्रेनेज, अब क्या होगा, ऑब्वियस है पानी को प्रेशर करोगे तो पानी क्या करेगा, ड्रेन आउट होने की कोशिश, लेकिन रेट ऑफ लोडिंग इतना तेज हो कि पानी ड्रेन आउट नहीं हो पाया और पार्टिकल क्या कंप्रेस होने लगा, तो वो पार्टिकल पे, पानी पे क्या करेगा, पोर वाटर पे प्रेशर देगा। तो वो जो हाइड्रोस्टैटिक वैल्यू थी उस वैल्यू से पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा। इसी बढ़े हुए पोर वाटर प्रेशर को हम बोलते हैं एक्सिस पोर वाटर प्रेशर। तो इसका टेंडेंसी क्या रहेगा, कंप्रेस होने पे प्रेशर इंक्रीज करना, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर। नॉर्मली जैसे कंडीशन को हम सेटिस्फाई करने, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी लूज सैंड होता है तो लूज सैंड पे जब हम लोड लगाते हैं तो उसकी टेंडेंसी होती है वॉल्यूम डिक्रीज की, क्लियर, कंप्रेस होने की, जिसके कारण पानी में क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर बढ़ता है। इसको हम बोलते हैं एक्सिस पोर वाटर प्रेशर, क्लियर। अब इस एक्सिस पोर वाटर प्रेशर के कारण होगा क्या, तो एक तो अनड्रेन्ड कंडीशन समझ में आई, और ड्रेन्ड होता है जस्ट इसका उल्टा, कि रेट ऑफ लोडिंग बहुत स्लो हो और ड्रेनेज रेट बहुत तेज हो। जैसे परमेबिलिटी ऑफ सैंड ग्रेवल बेहतर माना जाता है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन अर्थक्वेक सडन लोड होता है, क्लियर। तो जैसे अगर मान लीजिए ड्रेनेज बहुत अच्छा है, आपने लोड लगाया, पार्टिकल क्लोज आते उस पर लोड ट्रांसफर करते पोर वाटर पे, इसके पहले ही पोर वाटर ड्रेनेज होने लगा तो पार्टिकल कंप्रेस होता जाएगा, पानी निकलता जाएगा। तो इससे कोई एक्सेस पोर वाटर प्रेशर नहीं होता है, कोई खास प्रेशर में इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो जहां ऐसा इंक्रीमेंट ना हो, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर ना बने, उसको हम बोलते हैं ड्रेन्ड कंडीशन। और यदि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हो जाए तो उसको बोलते हैं अनड्रेन्ड कंडीशन। अब आप नॉर्मल जो सामान्य कंडीशन है तो उसमें जो क्ले होता है वो अनड्रेन्ड होता है और जो सैंड होता है वो ड्रेन्ड। ये देखिए नॉर्मल कंडीशन बोला। अब होती है स्पेशल कंडीशन। तो देखिए स्पेशल कंडीशन यहाँ क्या याद रखनी है, सैंड और रैपिड, सॉरी सडन और रैपिड लोडिंग। तो इसका इसीलिए बेहतर एग्जाम्पल होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, सडन रैपिड लोडिंग। तो इतना तेज लोड होता है कि पानी ड्रेन आउट नहीं हो पाता, पार्टिकल कंप्रेस होने लगता है, जो जनरेट करता है एक्सिस पोर वाटर प्रेशर। थोड़ा सा मैंने यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, इसको जो हम क्लास में पढ़ते हैं और भी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे होता है, क्यों होता है, मैंने एक शॉर्ट टर्म में समझाया। अब इस एक्सिस पोर वाटर प्रेशर से होगा क्या, तो ये हम देखते हैं। तो आप जानते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है नॉर्मल टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अब देखिए ये टोटल स्ट्रेस है, ये टोटल स्ट्रेस क्या है, जो आपकी बिल्डिंग बनी होगी पहले से बिल्डिंग, तो उसके कारण जो टोटल लोड सॉइल का एक डेप्थ तक लोड आ रहा होगा वो आपका टोटल स्ट्रेस पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया होता है। ये रहा पोर वाटर प्रेशर। अब पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्लस एक्सिस। तो हाइड्रोस्टैटिक तो नॉर्मल ही था, अब अर्थक्वेक आया तो उसकी वजह से क्या हुआ, सैंड में जनरेट हो गया एक्सिस पोर वाटर प्रेशर, अनड्रेन्ड हो गई। अब एक्सिस पोर वाटर प्रेशर क्या हो गया, पॉजिटिव है। तो ये देखिए अगर ये वैल्यू पॉजिटिवली इंक्रीज करेगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, डिक्रीज। तो दे समझ रहे हैं ना कि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, ये बढ़ रहा है ना, हाइड्रोस्टैटिक से पॉजिटिवली बढ़ा तो ओवरऑल यू बढ़ा, ओवरऑल यू पॉजिटिवली बढ़ा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, कम। तो अर्थक्वेक आने पे एक्सिस पोर वाटर प्रेशर लूज सैंड में टेंडेंसी होती है पॉजिटिवली बढ़ता है, जिससे इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होता है। और मान लीजिए अर्थक्वेक बहुत हाई इंटेंसिटी का आया या बहुत हाई ड्यूरेशन का आया, तो हो सकता है इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाए, जीरो, इट मे बी जीरो। सो शेयर स्ट्रेंथ जैसे मैंने बोला कोहेजन जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सैंड है तो कोई क्ले है नहीं है, तो कोहेजन अल्टीमेटली जीरो रहेगा, ठीक है। अब मानिए ये फाई क्या होता है, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये तो रहेगा क्योंकि सैंड, लेकिन सैंड कैसा है, अनड्रेन्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा अगर यहाँ क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। उस अर्थक्वेक की वजह से एक्सिस पोर वाटर प्रेशर रहा और वो काफ़ी तेज रहा अर्थक्वेक और देर तक रहा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस यदि जीरो होगा तो शेयर स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो शेयर स्ट्रेंथ जीरो मतलब सॉइल विल लूज ऑल इट्स स्ट्रेंथ, सॉइल कोई भी लोड लेने लायक नहीं रहेगा। तो यही कारण होता है जो मैंने आपको अभी अभी क्लिप्स दिखाए, इमेज दिखाए थे, जिसमें आपने देखा बिल्डिंग टिल्ट हो गया। तो टिल्ट क्यों हुआ, क्योंकि बिल्डिंग तो पहले से बना हुआ था, तब तो नहीं हुआ, लेकिन जब अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक की वजह से एक्सिस पोर वाटर प्रेशर बना लूज सैचुरेटेड सैंड में, पॉजिटिव बना, तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज हुई और अल्टीमेटली अगर वो जीरो हो गई तो फिर सॉइल ने पूरा स्ट्रेंथ खो दिया। तो पूरा स्ट्रेंथ मतलब जो शेयर स्ट्रेंथ था वो जीरो। तो ऑल द स्ट्रेंथ हम रिप्रेजेंट शेयर स्ट्रेंथ में करते हैं, तो सॉइल विल लूज ऑल इट्स शेयर स्ट्रेंथ। और ऐसे में सॉइल कोई भी लोड लेने लायक
नहीं रहेगा। इसी वजह से आप अर्थक्वेक में देखते हैं कि अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग टिल्ट हो जाता है, रोडों में रोडों में हायर सेटलमेंट, एक्सेस सेटलमेंट होता है, तो क्रैक हो जाते हैं, धंस जाते हैं, जैसा हमने अभी इमेजेस में देखा था। तो इस होल कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सॉइल लिक्विफिकेशन। तो केवल इतना, एज अ सिविल इंजीनियर केवल इतना जानना काफ़ी नहीं है कि अर्थक्वेक आएगा तो सॉइल लिक्विफिकेशन हो जाएगा। ये तो नॉर्मल आदमी भी जानने लगता है, मतलब जो सामान्य इंजीनियर नहीं होते हैं वो भी जानते हैं कि सॉइल लिक्विफिकेशन होता है, कोई अर्थक्वेक आता है तो ऐसा कोई चीज़ हो जाता है। एज अ इंजीनियर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सॉइल लिक्विफिकेशन आने पे क्या होता है। तो ये मैंने आपको बताया, सॉइल लिक्विफिकेशन आने पे इस तरीके का होता है। ये मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली बताया, अब मैं आपको इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अब हम जानते हैं इसमें कि लूज सैंड में ऐसा क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया एक कॉन्सेप्ट कि लूज सैंड की टेंडेंसी होती है लोड लगने पे क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। अब कंप्रेस होने पे क्या होता है कि उसमें जो हाइड्रोस्टैटिक वाटर है वो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम उसको पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं, या मतलब बढ़ता ही क्यों है, तो थोड़ा मैं इस कॉन्सेप्ट पे यहाँ हल्का सा डिस्कशन करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ एक लूज सैंड बनाई हुई है, क्लियर। अब इस लूज सैंड में यहाँ क्या होगा, पानी वानी भरा होगा, अब सैचुरेट भी हो सकती है। अब मैं यहाँ बात करूँगा स्पेशली शेयर, क्योंकि हमने शेयर फेल्यूर पढ़ा। तो जैसे यहाँ पे हम लगाएं शेयर लोड, तो शेयर लोड लगाने पे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स का ओरिएंटेशन होगा, जैसे लूज सैंड पे शेयर लोड लगा, अब पार्टिकल्स का ओरिएंटेशन कैसा जाएगा, थोड़ा ऐसा क्लोजली पैक होगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ इसको देखिए, क्लोजली पैक, ये ऐसा ओरिएंटेशन रहेगा इसका, ऐसा। तो ये पार्टिकल क्या होंगे, शेयर लोड या लोड लगने पे इस तरीके के डेंस फॉर्म में जाए, तो ये कैसा मान लेंगे अपन, डेंस, क्लियर। तो ये क्या हुआ कि पार्टिकल पहले ऐसा था, ऐसा सीधा ओरिएंटेड, अब जो लगा तो वो क्या होगा, क्लोज जाएगा, इस तरीके से ये पैक होंगे। तो देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यहाँ वॉल्यूम कम होगा, तो ये टेंडेंसी होती है। तो लूज सैंड क्या होगा, शेयर लोड लगने पे कंप्रेस होगा, क्या होगा, कंप्रेस। अब यहाँ एक और चीज़ समझ लो, अब आप क्या करो, जैसे मानो डेंस सैंड है, अब डेंस सैंड पे आप शेयर लगाओ, तो डेंस सैंड पे शेयर लगाने पे क्या होगा कि ये जो ओरिएंटेशन है ये इस फॉर्म में जाएगा, जैसे अभी ये सीधा चला गया, एक सा हो गया। अब आप इस पे लोड लगाएंगे तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल, तो ये इस तरीके से ऐसा मूव करेंगे, ऐसा मूव करने पे ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, तो ये गैप आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम इंक्रीज, इसको हम बोलते हैं डायलेशन। डायलेशन मतलब जब आप लोड लगाएं वॉल्यूम इंक्रीज करें, तो डेंस सैंड की टेंडेंसी ऑन शेयर लोड क्या होती है, डायलेशन, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज टेंडेंसी होती है। इसलिए हम डेंस सैंड में मानते हैं ऐसे में कि क्या होगा, नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर या पोर वाटर प्रेशर घटेगा इन केस ऑफ डेंस सैंड। लेकिन लूज सैंड में आप क्या मानते हो, यहाँ शेयर लोड में टेंडेंसी क्या होती है, वॉल्यूम इंक्रीज कंप्रेस होने की, तो यहाँ हमेशा आता है पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ देखिए मैंने आपके लिए एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के दो कंपोनेंट लिए, एक नॉर्मल जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस से होता है वर्टिकल लोड से, एक होता है शेयर लोडिंग पे। तो अब जैसे मानिए यूई शेयर, अब यूई शेयर देखिए क्या होगा, मान लीजिए कुछ नहीं है, जीरो है, मतलब शेयर लोड से कोई दिक्कत नहीं। अब शेयर लोड लगना स्टार्ट हो, शेयर लोड लगे और आपका लूज सैंड हो, तो लूज सैंड में शेयर लोड क्या होगा, कम शेयर लोड से कंप्रेस होगा। अब इसमें पानी भरा होगा तो ये लोड, ये पार्टिकल क्या करेगा, सैचुरेटेड, ऐसा अपन मानेंगे सैचुरेटेड। तो पानी पे ये लोड अपना जो पार्टिकल है ये कंप्रेस होकर लोड किसको देगा, पानी को। तो यहाँ नॉर्मली ये यूई क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। जीरो मतलब हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर मान लेते हैं। और यही अगर मैं मान लूँ ऐसा, ऐसा क्यों, ये डेंस सैंड का ले लीजिए। डेंस सैंड में क्या होगा कि जब आप इस पर शेयर लोड देंगे तो वो ये वाला ओरिएंटेशन अटेन करेगा, ऐसा एग्जैक्ट नहीं करेगा बट उसकी एक टेंडेंसी होगी कि वो लूज सैंड की तरह। तो लूज सैंड में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यहाँ पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, घटेगा, तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव प्रेशर, क्लियर। इसी को आप देखिए एक ग्राफ से समझ सकते हैं, जो मैंने ऊपर चीज़ समझाई है ये ग्राफ के लिए है। तो यहाँ हम एक ग्राफ बनाते हैं, वॉल्यूम चेंज अगेंस्ट शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन मतलब शेयर डिफॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव मतलब वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज नहीं है, क्लियर। पॉजिटिव मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना,
और आपका जो नेगेटिव साइन है उसका मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज होना। तो जैसे यहाँ देखें तो लूज सैंड में कुछ ऐसा जाता है शियर स्ट्रेन के साथ, ये लूज सैंड की टेंडेंसी होगी आपकी। क्लियर, वॉल्यूम डिक्रीज होने की। डेंस सैंड की टेंडेंसी क्या होगी, शेयर लोड होगा तो हल्का सा पहले वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ये देखिए ये मैंने हल्का सा, लेकिन फिर वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। ये काई की टेंडेंसी होगी, डेंस सैंड की। अब हल्का सा वॉल्यूम डिक्रीज क्यों होता है, तो आप जानते हैं जैसे डेंस है तो डेंस होने पे पार्टिकल्स के बीच जो इंटरलॉकिंग होगी वो बेहतर होती है, तो वो इंटरलॉकिंग टूटने से पहले थोड़ा सा वो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, लेकिन बाद में उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये टेंडेंसी होती है वॉल्यूम चेंज। तो ये जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया है हाँ कंप्रेस डायलेशन, तो इसको ऐसे समझना है, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम डिक्रीज ऑन शियर लोड और डेंस एंड में वॉल्यूम इंक्रीज। तो ये जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ये किसके कारण, डेंसिफिकेशन के कारण। जो इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स होगी वो बेहतर, तो वो इंटरलॉकिंग टूटने पे हल्का सा पार्टिकल क्लोज आएंगे, लेकिन बाद में जब आप लोड कंटिन्यू रखेंगे तो उसका डायलेशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। क्लियर। इसी तरीके से आप एक ग्राफ के तौर पे एक और समझ सकते हैं, जैसे क्या, पोर प्रेशर। अब पोर प्रेशर को कैसे, तो पोर प्रेशर भी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कि जैसा अब यहाँ वॉल्यूम देखिए उल्टा हो जाएगा, कैसा कि जैसे लूज सैंड में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा आपका, कुछ ऐसा लूज सैंड, ठीक है, ये शियर आएगा यहाँ, शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन बढ़ने पे या शियर डिफॉर्मेशन बढ़ने पे क्या होगा, लूज सैंड में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यहाँ देखिए डेंस सैंड में क्या होगा, उल्टा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है जो पानी था वो प्रेशर कम होगा, तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए पहले वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इंटरलॉकिंग की वजह से वॉल्यूम मतलब प्रेशर थोड़ा इंक्रीज होगा, बाद में घटेगा। सो दिस इज डेंस सैंड। क्लियर। सो इस तरीके से याद रखना है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसा मैंने आपको लूज सैंड में बताया, डेंस सैंड में बताया, तो इसीलिए हम लूज सैंड ही क्यों ले रहे हैं वो मेरा यहाँ बताने का है, क्योंकि वहाँ आना चाहिए पॉजिटिव। नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है एक्चुअली। क्लियर। तो वो इक्वेशन से समझ सकते हैं कैसे, तो जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस अपन क्या लिखते हैं, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर ओवरऑल। तो हाँ यहाँ अगर किसी तरीके से नेगेटिव प्रेशर हुआ या ये घटा इसी पे, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर। तो नेगेटिव प्रेशर तो वैल्यू बढ़ाता है, तो इसलिए वहाँ कोई टेंशन नहीं। टेंशन कहाँ है, लूज सैंड जहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर बढ़ता है। अब पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगा, अल्टीमेटली शियर स्ट्रेंथ भी जीरो हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। सो दिस इज द डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ आपका सॉइल लिक्विफिकेशन के। सॉइल लिक्विफिकेशन में क्या होता है, लूज सैंड में ही क्यों होता है। क्लियर। चलिए, तो इसके आगे मैं एक कॉन्सेप्ट आपसे और डिस्कस करूंगा, क्रिटिकल वॉइड रेशियो को। जैसे अगर लूज सैंड मतलब लूज सैंड में वॉल्यूम घटता है तो कब तक घटेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा वॉल्यूम घटता ही जाएगा। तो आइए देखते हैं क्रिटिकल वॉइड रेशियो का कॉन्सेप्ट। तो जैसा अभी हमने समझा, हमने क्या समझा कि लूज सैंड की टेंडेंसी शेयर लोड पे क्या होगा, कंप्रेस होने का, जिसकी वजह से पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर होता है, मतलब पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज करता है। डेंस सैंड की टेंडेंसी होगी डायलेशन की, वॉल्यूम इंक्रीज टेंडेंसी, इसलिए वहाँ पोर वाटर प्रेशर एक स्टैटिक वैल्यू से घटता है, जिसको हम नेगेटिव की तरह देख रहे हैं। क्लियर। अब ये वॉल्यूम इंक्रीज, डिक्रीज, कंप्रेशन, डायलेशन ये कब तक होगा, तो इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको कि जैसे ECR, ECR क्या कहलाएगा, ECR कहलाएगा क्रिटिकल वॉइड रेशियो। बड़े ध्यान से समझिएगा, क्रिटिकल वॉइड रेशियो। क्लियर। अब क्रिटिकल वॉइड रेशियो क्यों, तो क्रिटिकल पहले तो क्रिटिकल वॉइड रेशियो समझते हैं। तो ECR मतलब होगा कि देयर इज नो वॉल्यूम चेंज। ऐसा वॉइड रेशियो जहाँ के शेयर लोड वगैरह के कारण कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मतलब एक फाइनल ओरिएंटेशन आपका सॉइल ले लेगा। क्लियर। तो उसको हमें समझना है। ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ कि अगर
ई इज ग्रेटर देन ई सी आर। अब मानिए ई क्या है, किसी सॉइल का नेचुरल वॉइड रेशियो है, क्लियर, और वो उस क्रिटिकल वैल्यू, मतलब जहाँ कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो तो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि जो सॉइल होगा, तो देखिए मैं इसको ग्राफ से साइड में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा कि जैसे मैं एक वैल्यू लेता हूँ दैट इज़ ई सी आर, ये अपन ने क्या लिया, ये अपन ने लिया आपका ई सी आर। अब ई सी आर अगेंस्ट आप यहाँ देखते चलें शेयर स्ट्रेन, देखो हम शेयर का पढ़ रहे हैं तो आप शेयर स्ट्रेन देखते चलेंगे। तो ई सी आर मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनाई, तो मतलब वॉल्यूम में इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, देयर इज़ नो वॉल्यूम चेंज। अब मान लीजिए जैसे इसको मैं ई वन ले लेता हूँ, जैसे ये ई वन है, अब ई वन ग्रेटर देन क्या है, ई सी आर, वॉल्यूम ज़्यादा है। अब आप इस पर लोड लगाएंगे तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, हमेशा वॉल्यूम डिक्रीज। इसकी टेंडेंसी कैसी होगी, हमेशा वॉल्यूम डिक्रीज। तो ये ऐसा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, क्लियर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज मतलब लूज सैंड। तो जब भी E ग्रेटर देन ई सी आर हो, ये क्या बताएगा, इट शोज वॉल्यूम डिक्रीज टेंडेंसी। ये क्या बताएगा, वॉल्यूम डिक्रीज टेंडेंसी। तो ऐसे में अगर हम लिक्विफिकेशन में भी देखें तो लिक्विफिकेशन में कब तक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अप टू E इक्वल्स टू ई सी आर, इससे आगे इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये डिपेंड है कि ये जो E माइनस ई सी आर लोगे, इसका रेंज कितना, जितना ज़्यादा ये डिफरेंस रहेगा E1 से ई सी आर में, उतना ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होगा, उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन। जितना छोटा होगा E माइनस E1 माइनस ई सी आर, समझ रहे हैं ना डिफरेंस, तो उतना कम डिफॉर्मेशन होगा। दूसरी कंडीशन जैसे E2 लेते हैं, अब E2 मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो E2 यहाँ लेना मतलब E2 लेस देन ई सी आर। तो अब यहाँ आप लोड लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, तो ये अपन कैसा डेंस सैंड की तरह समझना है, डेंस सैंड। तो जब E2 लेस देन ई सी आर हो, अब आप इस पर शेयर लोड लगाओ। तो अभी अभी जैसे मैंने आपको वॉल्यूम में बताया था, यहाँ मैं फिर बता देता हूँ, वॉल्यूम चेंज वाला जो हम देख रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि पहले थोड़ा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, किसके लिए, डेंस सैंड। ये मैं फिर से बता देता हूँ आपको, और ये टेंडेंसी रहेगी लूज सैंड। तो इसको ऐसे ही समझना है। तो ये जो डिफॉर्मेशन है ये कब तक होगा, ये होगा ई सी आर। तो यानी जैसे डेंस सैंड में क्या होगा, इनिशियली वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, घटेगा, बाद में बढ़ेगा, और बाद में क्या होगा, थोड़ा ये ऐसा जाके वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ये क्या शो करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज टेंडेंसी, क्लियर। तो ये किसके कारण होता था, ये मैंने बताया किसके कारण, पार्टिकल इंटरलॉकिंग, क्योंकि डेंस सैंड होगा, तो डेंस सैंड होगा तो इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल फ्रिक्शन के कारण अच्छा होगा। तो वो इंटरलॉकिंग टूटते समय पार्टिकल थोड़ा सा रीओरिएंट होगा, तो वो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, फाइनली इंक्रीज करेगा, क्लियर। तो E2 लेस देन ई सी आर था, तो यहाँ पे शेयर लोड लगने पे क्या टेंडेंसी होगी, E2 की वॉल्यूम इंक्रीज। लेकिन कब तक जाएगा, केवल ई सी आर। ऐसा नहीं कि डिफॉर्मेशन चलता रहेगा, भले अर्थक्वेक कंटिन्यू रहे, लेकिन अगर वो ई सी आर तक पहुँचा तो वो क्या हो जाएगा, वहीं पे थम जाएगा, इससे ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये भी एक रेंज है कि सॉइल लिक्विफिकेशन के कारण कितना डिफॉर्मेशन होता है, कब तक होता है। तो एक मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है क्रिटिकल वॉइड रेशियो का। तो ये फाइनली आप अब थोड़ा मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि अर्थक्वेक आने पे बिल्डिंग टिल्ट होना, रोड धंसना, ये क्यों होता है। सॉइल लिक्विफिकेशन में ऐसा क्या होता है कि आपका अर्थक्वेक आने पे इस तरीके के डिफॉर्मेशन होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको थोड़ा नॉलेज इंक्रीज करने में बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है, साथ ही साथ आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ECR से रिलेटेड आते हैं, आपका डायरेक्ट सॉइल लिक्विफिकेशन से रिलेटेड आते हैं, और जो इसके पहले मैंने बताया आपका लूज सैंड का या डेंस सैंड का वॉल्यूम चेंज रिलेशनशिप, पोर वाटर प्रेशर, तो ये सब आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो बड़ा ही काम का होता है सॉइल लिक्विफिकेशन में। तो आई होप आपको ये वीडियो बड़ा ही यूज़फुल रहेगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ ही साथ मैं चाहूँगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस तरीके के आप और कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या किस टॉपिक पे या किस तरीके के वीडियो आप पसंद करना चाहें। तो ये चीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, जिससे हम आपके काम के लिए और अपने के नॉलेज के लिए और बेहतर वीडियो ला सकें। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हम जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।